Okay, so today we will learn about John Donne and his poem Presence in Absence. Okay, there are many other poems in your book, but only your Presence in Absence in your syllabus. Okay, so we will go for that one if time permits. So let us have some biographical details of John Donne. John Donne, he was born in 1572 and died in 1631. So he was born in 1572. तो एक ये बताओ आप कि शेक्सपियर से पहले पैदा हुए थे कि बाद में? बाद में कंफर्म कैसे हैं? हाँ, शेक्सपियर वाज बॉर्न इन 1564. ठीक है, ईयर याद रखना. देखो राइटर्स के ईयर का नाम आपको मतलब ईयर आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए. इससे क्या है, अगर आपको लिटरेचर में कुछ पढ़ना है तो धीरे धीरे ईयर आपको याद हो जाएगा. ऐसा नहीं है अब शुरू में लगता है मिक्स होते रहता है, तो धीरे धीरे स्लोली याद होता है. इससे क्या पता चलेगा कैसे शेक्सपियर के समकालीन है. तो जो शेक्सपियर की पोइट्री या राइटिंग स्टाइल था उससे इनका कितना सिमिलरिटी है, कितना डिफरेंस है, सारा चीज़ आपको क्लियर होगा. ठीक है, तो अगर हम एरा की बात करें तो ये भी एलिजाबेथन एरा में पैदा हुए थे. ठीक है, एलिजाबेथन एरा या क्वीन एलिजाबेथ का जो पीरियड था एलिजाबेथन पीरियड, ये कब से कब तक था? 1558 से 1603 तक. ठीक है, सो ये भी एलिजाबेथन पीरियड के हैं. इसके बाद जैकोबियन पीरियड आता है. जैकोबियन ये है 1603 टू 1625. ओके, और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है. मान लीजिए कि उसके बाद ठीक है, अगर आप लिखना चाहें तो कैरोलिनेज है. कैरोलिनेज ये 1625 टू 49 है. ठीक है, चार्ल्स वन है यहाँ पे राजा. यहाँ पे राजा है जेम्स वन. ठीक है, और यहाँ है चार्ल्स वन. चार्ल्स वन, ये जो जेम्स वन है इस पे एमसीक्यू पक्का आता है एग्जाम में. जेम्स वन ऑफ स्कॉटलैंड एंड जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड एंड जेम्स सिक्स ऑफ स्कॉटलैंड, ये दोनों एक ही आदमी है. फिर से समझिए, जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड एंड जेम्स सिक्स ऑफ स्कॉटलैंड, ये दोनों सेम पर्सन है. ठीक है, अच्छा राजशाही जमाने का हालत देखो. ये जब राजा बना, कैन यू इमेजिन कितने दिन का रहा होगा, कितने साल का रहा होगा? 13 महीने का था. गुड, कहाँ पढ़ ली? अच्छा 13 महीने का था, इसको राजा बना दिया गया. बताओ 13 महीने का बच्चा कौन सा राज करेगा? लेकिन राजा का बेटा राजा बनेगा, उसकी चाहे जो काबिलियत हो. इसी को उस समय एक टर्म यूज किया जाता था, डिवाइन राइट्स ऑफ किंग. ठीक है, हमने बताया था, पहले भी बताया था, डिवाइन राइट्स ऑफ किंग उसको कहा जाता था. डिवाइन राइट्स ऑफ किंग कि मतलब जो राजशाही है ये डिवाइन है, मतलब ये ईश्वर प्रदत्त है, दैवी वरदान है. ये सिस्टम चला करता था. सोच के देखो, ये 13 महीने में राजा बना दिया गया है. क्या कर रहे होंगे ऐसे राजकाज में, हैं? लेकिन राजा कहला रहे हैं. ठीक है, तो ये सिस्टम था. खैर अपने यहाँ ऐसा इतिहास में कोई नहीं मिला है कि जो 13 महीने 14 महीने का हो उसको राजा बनाया गया हो. ठीक है, इंडिया में हिस्ट्री में पाई जाती है कि शायद शिवाजी को 11 साल में बताया जाता है, शायद बने थे, ऐसे कुछ बने थे, या 6-7 साल में, 11 साल में कहीं युद्ध जीत लिए, तो कुछ ऐसा बताया जाता है. ठीक है, फिर भी जो भी है कुल मिलाकर ये जो पीरियड था, ये अगर एलिजाबेथन पीरियड को देखा जाए तो उस समय की जो पोइट्री थी काफी स्मूथ चल रही थी, बहुत शासनकाल बहुत अच्छा चल रहा था. हाँ, जो प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम की एक ही जड़ थी, वो रिलीजन था. रिलीजन में क्या था, एक कैथोलिक्स थे और दूसरे प्रोटेस्टेंट. ठीक है, तो उस समय का जो सबसे झगड़े की जड़ था कैथोलिक्स वर्सेस प्रोटेस्टेंट. कैथोलिक का मतलब रोमन कैथोलिक. ठीक है, बेसिकली जो क्रिश्चियनिटी स्टार्ट हुआ है रोम से स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे स्प्रेड हुआ.
अराउंड 3rd सेंचुरी में इंग्लैंड में आया और धीरे धीरे वहाँ पे चर्चेज वगैरह बने। अगस्टाइन एक राजा था वहाँ का, तो उसने चर्चेज वगैरह बनवाए और जो प्रैक्टिसेस थे क्रिश्चियनिटी को उसने स्टार्ट कर दिया और उसका नाम फिर धीरे धीरे एंग्लिकन चर्च कहा जाने लगा। फिर लेटर ऑन धीरे धीरे जब प्रोटेस्टेंट ग्रो किए रिफॉर्मेशन के दौरान, रिफॉर्मेशन स्टार्ट किया जाता माना जाता है कि 1533 से स्टार्ट हुआ है। ठीक, हेनरी 8 एक राजा था जिसने बहुत ज़्यादा रिफॉर्म करने की कोशिश की थी और उसने एक साल में 90 चर्चेज गिरवा दिए थे जो कैथोलिक चर्चेज थे। उनकी जगह नए चर्च बनवाए जिनका नाम रखा गया एंग्लिकन चर्च। अब दूसरे शब्दों में इसको प्रोटेस्टेंट चर्च कह सकते हैं। ठीक है, और हेनरी 8 वहाँ का उसे सबसे क्रूएल किंग कहा जाता है इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के इतिहास में सबसे क्रूएल राजा माना जाता है हेनरी 8 को। ठीक है, वो क्यों है? क्योंकि वो प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट करता था और उसने एक एक्ट पास कर दिया था 1534 में प्रोटेस्टेंट के लिए और उसका इम्पैक्ट इतना पड़ा आगे चल करके कि उसको ओथ ऑफ सुप्रीमेसी कहते थे बेसिकली। हालांकि थोड़ा सा हट गया डाउन से लेकिन जॉन डन से, बट हम इसलिए बता रहे हैं कि इसकी जरूरत पड़ जाएगी आगे। ओथ ऑफ सुप्रीमेसी कहते हैं। पहले क्या था, क्या लिखी थी? सुप्रीमेसी। ओके, सुप्रीमेसी। देखो पहले क्या था, जो चर्च था, चर्च का पावर हाईएस्ट था और सारा पावर गवर्न होता था चर्च में। तो चर्च को सुप्रीम गवर्नर माना जाता था या सुप्रीम पावर माना जाता था चर्च। ये जो हेनरी 8 था यार, इसने सारा उसको एबॉलिश कर दिया, चर्च की पावर को एबॉलिश कर दिया अपने राज्य में और सबसे पहले एक्ट पास किया आयरलैंड में। और आयरलैंड में ये घोषित कर दिया गया जो चर्चेज हैं, प्रिस्ट हैं, वहां रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो पूजा पाठ जो करना कराना कराते रहे अपनी, लेकिन उनका जो सुप्रीम पावर होगा वो किसके हाथ में होगा? राजा के होगा, किंग के हाथ में होगा। ठीक है, और अपने आप को वहां का वो सुप्रीम पावर घोषित करता है एक्ट ला करके। और वो एक्ट धीरे धीरे इतना फैलता चला गया कि स्कूल और कॉलेजों में फैल गया। स्कूल और कॉलेज में आप पढ़ाई कर लीजिए, लास्ट के समय एक ओथ सेरेमनी होती थी, ओथ टेकिंग सेरेमनी। ठीक है, शपथ ग्रहण। उस शपथ ग्रहण में आपको इस बात को स्वीकार करना पड़ता था कि जो 1534 का एक्ट है, यानी जिसमें जो सुप्रीम पावर है या सुप्रीम गवर्नर है वो राजा है, यानी मोनार्क है सुप्रीम पावर, नॉट चर्च है सुप्रीम पावर। ठीक है, इस बात का शपथ लेना पड़ता था तभी डिग्री दी जाती थी। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली जो जॉन डन थे, इनके पेरेंट्स, इनके फादर का नाम भी जॉन डन ही है। ठीक है, ये भी जॉन डन है, तो आप इनको जॉन डन सीनियर कह लीजिए। पता नहीं माता पिता सब इसीलिए। मिल्टन के भी पिताजी का नाम जॉन मिल्टन ही था, इनके भी। हाँ, और जो उनकी मदर थी एलिजाबेथ, एलिजाबेथ थी इनकी मदर। ये वो रानी नहीं है, ध्यान रखना, क्वीन नहीं है, इनका नाम सिर्फ एलिजाबेथ है। ठीक है, बहुत रिच फैमिली थी। वैसे आयरन मर्चेंट थे, आयरन का बिजनेस करते थे, आयरन मर्चेंट। जो सबसे जरूरी चीज है यहाँ पे इंपोर्ट करना, वो आयरन के मर्चेंट। 2 मिनट बाद। ओके, आयरन मर्चेंट से इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि वो कैथोलिक फैमिली को बिलोंग करते थे। ठीक है, और सबसे बड़ी समस्या वहाँ कैथोलिक होना ही था उस समय जब प्रोटेस्टेंट राइज पे थे। 1558 में क्वीन एलिजाबेथ बनी। ठीक है, तो ये भी प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट की और प्रोटेस्टेंट काफी तेजी से ग्रो कर रहा था। तो उस समय जो कैथोलिक फैमिली थी, बेसिकली एक तरह से वो उसको क्रिमिनल तो नहीं कह सकते एग्जैक्टली, लेकिन उसको शायद एक टर्म आता है रिप्रेजेंट करके कहते थे, स्पेलिंग रिप्रेजेंट कैथोलिक्स कहते थे। मतलब ये जो होते थे एक तरह से इस तरह से देखा जाता था कि ये अपराधी टाइप है जो प्रोटेस्टेंट के या जो उस राजा को स्वीकार नहीं कर रहे हैं एज सुप्रीम पावर। ये जो होते थे ये चर्च को सुप्रीम पावर मानते थे, चर्च को। ठीक है, चर्च को सुप्रीम पावर। सुप्रीम पावर मतलब है कि जो सोशल अथॉरिटी हैं उसमें चर्च की बात सबसे ज्यादा मानी जाएगी, चाहे जो कहे, जो प्रिस्ट है या प्रिस्ट का हेड जो होता है, नहीं कहने का मतलब जो पोपल सिस्टम है उसको पेपल सिस्टम भी कहते थे, PAPL। ठीक है, पेपल PAPL पेपल सुप्रीमेसी कहते थे। इसका मतलब होता था कि चर्च एज सुप्रीम पावर। ठीक है, तो जो ये थे कैथोलिक्स थे, ये इसको मानते थे, पेपल सिस्टम को मानते थे, नहीं पेपल सुप्रीमेसी को मानते थे।
कि चर्च ही सबसे सुप्रीम है। लेकिन 1534 में एक एक्ट लाया था हेनरी एट्थ ने, ठीक है। हेनरी एट्थ को जब पढ़ेंगे डिटेल में तो उसका निकलेगा, और काफ़ी उसने मतलब अत्याचार भी किए थे, सो कॉल्ड अत्याचार मतलब, क्योंकि ऐसा कुछ राइटर्स लिखते हैं कि मोर देन 57,000 लोगों का उसने जो है कत्ल करा दिया था अपने 30-35 साल के शासन में। तो इसलिए वहाँ की हिस्ट्री में सबसे क्रूएल किंग माना जाता है हेनरी एट्थ को। हालांकि उससे पहले एक और था, विलियम वन था उसका नाम। तो कुछ लोग का मानना है कि विलियम वन मोस्ट क्रूएल रहा है, कुछ लोग का मानना है हेनरी एट्थ रहा है। विलियम वन उसका टाइटल था विलियम वन द बास्टर्ड करके, जो गाली के रूप में यूज़ करते हैं द बास्टर्ड, तो विलियम वन आर द बास्टर्ड उसको कहा जाता था उस राजा को। वो 1066 में था। हम लोग इसमें किसी और दिन देखें कि हमारे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि इनके जो बेसिक एजुकेशन हुआ, इसके बाद ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए। इनको डिग्री सिर्फ इसलिए नहीं दी गई क्योंकि इन्होंने ओथ लेने से मना कर दिया। जो ओथ टेकिंग सेरेमनी थी, ओथ टेकिंग में क्या था, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट मोनार्क एज सुप्रीम पावर और मोनार्क गवर्नर इज सुप्रीम, ठीक है। मतलब मोनार्क गवर्नेंस इज सुप्रीम, मतलब जो राजा का राजतंत्र है वही सबसे सुप्रीम पावर है। इस बात को आपको शपथ में स्वीकार करना था। इन्होंने नहीं लिया, लास्ट इनको डिग्री नहीं मिली। इस तरीके से एडमिशन इन्होंने कई जगह लिए, सब जगह पढ़ाई किए, नॉलेज खूब लिया इन्होंने, लेकिन इनको डिग्री नहीं मिल पा रही थी। केवल इसी वजह से, क्योंकि वो टेकिंग सेरेमनी में आपको मोनार्क को एज सुप्रीम पावर एक्सेप्ट करना था, जो कि वो नहीं कर रहे थे। क्यों? कि उनकी फैमिली कैथोलिक्स थी और ये भी कैथोलिक्स थे, कैथोलिक सपोर्ट करते थे। और बाद में जो चर्च ऑफ इंग्लैंड रहा है उसमें क्लेर्जीमैन भी बने, मतलब प्रिस्ट बने थे, पुजारी थे, ये प्रिस्ट थे, लेकिन ये कैथोलिक्स के सपोर्टर थे, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी जो लाइफ को अगर आप देखें तो थोड़ा सा डिस्टर्ब लाइफ इस बात से रही है, क्योंकि अगर एकेडमिक्स की बात करें तो नॉलेज इनके पास खूब रहा, एजुकेशन उन्होंने लिया, बट डिग्री नहीं मिल पाई। रीजन उसके पीछे रहा क्या, ये ओथ टेकिंग, ठीक है। तो वहाँ पर अगर आप देखें इतिहास को ढंग से सीरियसली, तो एक ही रिलीजन के अंदर दो अलग अलग ब्रांचेस हो गए और उसी में ही काफ़ी मतलब उनकी झगड़े चलते रहे या जो भी कहिए उसको। तो वहाँ पर भी ऐसा रहा है। बस हम वहाँ के इतिहास को कम पढ़े हैं, इसलिए हम लोग को लगता है कि वहाँ बड़ा सुकून से रहे हैं, सब ऐसा नहीं है। वहाँ का भी इतिहास बड़ा ऐसे रहा है, डिस्टर्ब, ठीक है। हम लोग थोड़ा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो जॉन डन, दिस फादर्स नेम इज आल्सो जॉन डन, मदर्स नेम इज एलिजाबेथ। जो इनकी वाइफ है एनी, ठीक है। एक्चुअल में ये जॉन डन थे, शुरू से ही थोड़ा पैसे वाले घर से थे, तो आउटिंग घूमते वगैरह बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। मतलब ही स्पेंट लॉट ऑफ मनी इन ऑर्गेनाइजिंग, टूरिंग एंड सोशल वर्क्स, ठीक है। जो तमाम तरह के इधर उधर घूमते टहलते रहते थे, उन सब में बहुत पैसे खर्च किए। लेटर ऑन लाइफ में जब खुद इनके पिता, जब ये 4 साल के थे, इनके पिता 4 years, इनके फादर की डेथ हो जाती है, फादर्स डेथ, ठीक है। तो जो इनके मदर है ये एलिजाबेथ, 6 महीने जस्ट आफ्टर 6 months शादी कर ली। आफ्टर 6 months रीमैरिड, ठीक है। तो 6 महीने बाद इनकी जो मदर थी दोबारा शादी कर ली, और इनकी तो जब शादी की तो ये एलिजाबेथ के साथ चले गए, जॉन डन एलिजाबेथ के साथ चले गए। इनकी जो शादी दोबारा एलिजाबेथ की तो डॉक्टर सेमिंज करके थे, हाँ जॉन सेमिंज, डॉक्टर जॉन सेमिंज, डॉक्टर जॉन सेमिंज। है ना, क्या स्पेलिंग है? SYMINGS, ठीक है। जॉन सेमिंज ये डॉक्टर थे। इनके साथ उनकी वाइफ, मतलब इनकी जो ये वाइफ थी एलिजाबेथ, या जॉन डन की जो मदर है, अपने बच्चे को लेकर इनके साथ चली गई। इनकी परवरिश होती है, पढ़ाई लिखाई सब होता है, सारा कुछ होता है, ठीक है। लेटर ऑन लाइफ में ये धीरे धीरे गरीब भी हो जाते हैं, और इनका जो व्यक्तिगत रहा है, ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर, पोएट, पम्फलेट राइटर, एसेइस्ट, देन सरमन राइटर। एसेइस्ट नहीं, सरमन इसको ज़्यादा लिखो, एसेइस्ट नहीं। इनके जो थॉटफुल हैं, सरमन्स बहुत लिखे इन्होंने,
सर्वंस मीन्स जो भजन टाइप कह सकते हैं आप उसको। और इनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है राइटिंग स्टाइल। हाँ ये चीज और है, जो ये वाइफ थी इनकी एनी, इससे 12 चिल्ड्रन हुए, ठीक है। हाँ 12 चिल्ड्रन इनके हुए हैं, और उनका क्या रहा इतिहास वो नहीं पता मुझे, बट ये पोएम के माध्यम से दिखता है कि ही लव्ड हिज वाइफ वेरी मच एंड ही हैड ट्रू लव, जिसे हम क्या कहते हैं प्लेटोनिक लव, ठीक है। ट्रू लव मीन्स प्लेटोनिक लव, जिसे हम आध्यात्मिक लव कहते हैं, नॉट ओनली फॉर द फिजिकल रिलेशन, ठीक है। सो जो प्लेटोनिक लव है ये चीज इनके पोएम में दिखता है, ट्रू लव। जो प्रेजेंट इन अब्सेंस पोएम है उसमें भी ये चीज दिखाई देगी आपको। तो थोड़ा सा इनके बारे में और पढ़ लेते हैं। अरे जॉन डन, okay, so Shakespeare is sorry John Donne is called as father of metaphysical poetry। ये वर्ड यहाँ से स्टार्ट करें, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। he is called as father of metaphysical poetry। मेटाफिजिकल पोएट्री, देखो जब लिख रहे थे ये तब ये टर्म नहीं वहां पे अवेलेबल था, मेटाफिजिकल पोएट शब्द जो है अवेलेबल नहीं था। मेटाफिजिकल पोएट ये जो टर्म है इट वाज कॉइन्ड बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, ठीक है। नीचे ये पॉइंट मतलब ये जो टर्म है मेटाफिजिकल पोएट, एक्चुअली जो उस समय का एक ग्रुप था जो कि नॉर्मल राइटिंग से चल रहे थे उससे हट के लिख रहा था। वो कैसे हट के लिख रहा था वो अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो उस पूरे ग्रुप को मेटाफिजिकल पोएट्स कहा गया। तो जो मेटाफिजिकल पोएट टर्म है ये किसने कॉइन किया? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। ये एक नंबर है, पक्का आएगा एमसीक्यू अगर इससे कोई भी बनेगा, ठीक है। हु कॉइन्ड द टर्म मेटाफिजिकल पोएट? तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की एक बुक है, उसको कहते हैं द लाइव्स ऑफ एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स। देखो ये जानकारी के लिए बता रहे हैं, द लाइव्स ऑफ एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स करके एक बुक है जिसमें बायोग्राफी लिखी गई है, ठीक है। बायोग्राफी, इस बायोग्राफी में टोटल 52 राइटर्स हैं। 52 राइटर्स इस बायो में है। हालांकि ये मुझे नहीं लगता कि आपके यहाँ पूछा जाएगा, बट नेट वगैरह में पूछा जाता है, टीजीटी वगैरह लेवल क्वेश्चन नहीं है। इसको सिंपली केवल द लाइव्स करते हैं या लाइव्स केवल करते हैं, इतना ही। लाइव्स केवल इसी नाम से जानते हैं, ठीक है। एक और लाइव्स अभी आया होगा, अगर पीछे पढ़ रहे थे हम लोग जब शेक्सपियर को, तो शेक्सपियर के बहुत सारे प्लेज का जो सोर्स है वो भी लाइव्स करके बुक है। वो लाइव्स लिखा है प्लूटार्च ने, ठीक है। अगर आप देखेंगे पलट के जो लिखाए होंगे तो उसमें प्लूटार्च ने भी एक बुक लिखी थी द लाइव्स करके। यहाँ पर भी है सैमुअल जॉनसन का बुक। ये बायोग्राफी है, टोटल 52 बायोग्राफी जिसमें लिखी गई हैं। और सबसे जरूरी चीज ये नोट करना है कि इन दैट 52 राइटर्स शेक्सपियर इज नॉट देयर, मतलब शेक्सपियर का नाम इसमें नहीं है। इन बाउंड राइटर्स में शेक्सपियर नहीं है, ठीक है। ये एमसीक्यू में आता है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द लाइव्स, ठीक है। तो आप सारे नाम आ जाएंगे तो मान लो रहेगा, और शेक्सपियर का नाम नहीं है। अगर शेक्सपियर उसमें ऑप्शन में है तो टिक कर देना सीधे आंसर करके,
क्योंकि बाउंड का नाम किसी को याद नहीं रहता, लेकिन ये जरूर याद है कि उसमें शेक्सपियर नहीं है। तो जो बनाने वाला होता है पेपर वो यही जानता है कि इसी क्यों देना है, शेक्सपियर का नहीं है। अब बाकी जो है वो है, ठीक है। तो 52 राइटर्स हैं उसमें, 52 में शेक्सपियर नहीं है, ठीक है, नॉट इंक्लूडेड शेक्सपियर। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो शेक्सपियर नहीं है, ठीक है। अब हम वापस आ जाते हैं कि जो मेटाफिजिकल पोएट्री है ये क्या चीज है, ठीक है। सो ड्यूरिंग एलिजाबेथन पीरियड और स्पेशली जैकोबियन पीरियड में स्टार्ट ज़्यादा हुआ था, ठीक है। 1620 के बाद ये स्टार्ट हुआ राइटिंग इनकी ज़्यादा अच्छी थी, लिखने तो पहले भी लिखे थे। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये कि इनकी राइटिंग अन्य लोगों से, इनका जो एक ग्रुप था, कुछ राइटर्स का ग्रुप था, इनका नहीं, मतलब कुछ राइटर्स जो रेगुलर राइटिंग थे उससे हट के लिख रहे थे, इसीलिए इनको एक नया टर्म दे दिया गया, मेटाफिजिकल पोएट्री। सो लेट अस सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। कोई पढ़ा है कुछ? मेटाफिजिकल पोएट्री, ठीक। पहला चीज है यूज ऑफ कॉन्सेप्ट्स, CONCEITS, यूज ऑफ कॉन्सेप्ट्स, विथ आयरनी, ठीक है, यूज ऑफ डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स फॉर एनालॉजी। अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, आपको समझिए, ठीक है। देन पैराडॉक्स, metaphysical themes, metaphysical or you can say abstract themes, ठीक है, abstract themes, love and abstract themes, ठीक है, और love as theme। तो ये कुछ है पॉइंट्स, इसमें आप नोट कर सकते हैं। यूज ऑफ कॉन्सेप्ट्स, या आप सिमिली लिख सकते हैं, सिमिली। जो सिमिली है, कॉन्सेप्ट क्या है, चेंज फॉर्म ऑफ सिमिली कर सकते हैं उसको। जो सिमिली में हम क्या करते थे, सीधे सीधे एज या लाइक का प्रयोग करके कंपेयर करते थे डायरेक्टली, ठीक है। यहाँ पे जो कंपैरिजन होगा थोड़ा सा टिपिकल होगा, मतलब डायरेक्टली नहीं दिखाई देगा आपको कि कोई कंपैरिजन है, वो बड़ा विट्टी टाइप होगा। विट्टी मतलब बहुत चतुराई टाइप होगा, बहुत डेप्थ में होगा, आपको पता नहीं चलेगा कि कंपेयर किया गया है। जैसा कि मैंने बताया था कि एक पोएम इनकी फ्ली है, ठीक है, उसमें दिखाते हैं कि एक मक्खी होती है, वो मतलब वो कहते हैं कि उसने हमारा खून चूस लिया, तो हमारा खून उसमें बॉडी में चला गया, तुम्हारा चूस लिया, दोनों खून उसमें मिक्स हो गया, दोनों वहाँ पे यूनाइट हो गए, ठीक है। तो इस तरीके का इनका जो कंपेरिजन है, ठीक है, ये आउट ऑफ रूटीन टाइप कंपैरिजन होगा। तो यही चीजें कॉन्सेप्ट में आती हैं आपकी। जो सिमिली होगा या डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स होंगे उसकी कंपैरिजन होगा। जो एग्जांपल्स होंगे इनके वो बहुत ही डिसिमिलर लगेगा या अनयूजुअल लगेगा, अनयूजुअल यूज ऑफ एग्जांपल्स। तो जो एग्जांपल्स है इनके वो बहुत ही अनयूजुअल ऑब्जेक्ट्स का यूज किया जाएगा उसमें। हम लोग अभी पोएम भी देखेंगे तो उसमें भी सब सारी चीजें मिलेगी। विट होगा उसमें, मतलब इजीली नहीं समझ में आएगा, जब आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे समझेंगे उसको तब समझ में आएगा। आयरनिकल होगा, ठीक है। आयरनी क्या होती है, जो दिखाई चीज देता है वो डायरेक्टली ना होकर उसका अपोजिट होता है, ठीक है। तो जो लिखा है वो चीज आप डायरेक्टली देखेंगे तो आपको महसूस नहीं होगा ये कैसे हो सकता है, लेकिन उसका जब अपोजिट समझेंगे आयरनिकल वे में तब आपको मिलेगा। तो इनके राइटिंग्स में आयरनी बहुत मिलती है। या डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स का प्रयोग करेंगे, जैसे वहाँ पे एक पोएम में है कि और लव इज लाइक कंपास। कंपास देखे होंगे ना, निडिल होती है जो,
एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल वाला निडल, तो कहते हैं कि जो उसका टिप है निडल का, दोनों मतलब वी आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर बट वी आर कंबाइंड टुगेदर एट इट्स एक्सिस, और वो एक्सिस क्या है इनका, ट्रू लव है कि इफ यू हैव ट्रू लव देन वी आर ऑलवेज कंबाइंड अपार्ट फ्रॉम स्टेइंग टुगेदर और बीइंग अवे, कि हम नज़दीक में हैं या दूर हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये जो प्लेटोनिक लव की बात कर रहे थे हम पिछले क्लास में, सेम चीज़ यहाँ पे भी दिखाया गया है। इनके सारी पोएम आपको वही दिखाई देगा जिसे हम ट्रू लव कहते हैं। इनके सारे पोएम्स अपनी वाइफ को डेडिकेटेड हैं। पैराडॉक्स है, पैराडॉक्स का मतलब है जो इजिली आपको इजिली नहीं दिखाई, जो अपोजिट दिखाई देगा वहाँ पे, बट वो कंपेरिजन आप देखेंगे तो मिलेगा। देन मेटाफर्स, यूज ऑफ मेटाफर्स लिख लीजिए। ठीक है, मेटाफर्स बहुत ज़्यादा है इनके में यूज किया गया। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इनके पोएम्स में पाई जाती हैं, और इनकी पोएम्स इंटेलेक्चुअल भी काफ़ी होती हैं। इंटेलेक्चुअल मतलब इजीली आपको समझ में नहीं आएगा, तो इंटेलेक्चुअल आप लिख सकते हैं इसमें। इंटेलेक्चुअल एंड विट्टी, इंटेलेक्चुअल एंड विट्टी, ये जो लिखा है यही है। इस तरह के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ राइटर्स की पोएम्स में था या पोएट्री में था उस समय। हालांकि लोग लिख के चले गए। सैमुअल जॉनसन, इनकी डेथ के बाद तो लगभग ये पैदा ही होते हैं। सैमुअल जॉनसन काफ़ी मतलब मेरे ख्याल से 30-32 के आसपास तो पैदा ही होते हैं। ठीक है, उन्होंने इसको कैरेक्टराइज नहीं, हाँ शायद है, ठीक है, इन्होंने कैरेक्टराइज किया इसको, इन राइटर्स को एक नया टर्म दिया जिसको कहते हैं मेटाफिजिकल पोएट्स। जब इनको मेटाफिजिकल पोएट्स कर दिया गया तो इनकी पोएट्री को मेटाफिजिकल पोएट्री कहा जाने लगा। ठीक है, सो मेटाफिजिकल पोएट्री में क्या होगा, कॉन्सेप्ट, यूज ऑफ कॉन्सेप्ट्स होगा, सिमिली होगा, मेटाफर्स होगा, यूज ऑफ डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स होगा फॉर कंपैरिजन, देन आयरनिकल होगा। ये सारे कुछ इसमें इनका मोस्ट ऑफ द राइटर्स हैव थीम्स लव। ठीक, उनका जो लव है थीम है लव के रूप में ही है। कुछ राइटर का नाम लिख लीजिए, लिखना है तो लिख लीजिए। एक तो इन्हीं का हो गया जॉन डन, ठीक, दूसरा है रिचर्ड क्रेसा, हाँ लिख दें, चलो लिख लो, मेटाफिजिकल पोएट्स, मेटाफिजिकल पोएट्स जॉन डन। ये क्वेश्चन आएगा पक्का, हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। ठीक है, हु इज कॉल्ड एज और हु इज नोन एज फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, तो किसका नाम लिखेंगे, जॉन डन। रट लीजिए, जितना हम इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो पक्का समझ लेंगे, जरूर फंसेगा क्वेश्चन आपका। ठीक है, एक ठीक ठाक राइटर अगर पेपर बनाने वाला रहेगा तो इंपॉर्टेंट चीज बनाते हैं सभी लोग। हाँ, कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा हट के देते हैं, कुछ ज्यादा अच्छे बच्चों के लिए। जॉन डन को आप ब्रैकेट में चाहे तो लिख लीजिए, फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज और समझिए, मेटाफिजिकल से क्या आप समझते हैं। फिजिकल समझते हैं ना, वह चीज जिसे हम टेंजिबल कहते हैं, जिसे देख सकें, छू सकें, पकड़ सकें, ठीक है, महसूस कर सकें इजीली, वो मेटाफिजिकल होता है। जिसे हम देख न सकें, पकड़ न सकें, ठीक है, या छू न सकें, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे मेटाफिजिकल मतलब आधा फिजिकल चीज फील होगा और आधा एब्स्ट्रैक्ट होगा, तो दोनों का मिक्सिंग है ये। अभी जब पोएम पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा, उसमें कई चीजें जो है जब देखेंगे तो सब दिखाई देगा इसमें सारा। तो मेटाफिजिकल पोएट्री में आपको दो चीजें मिलेंगी साथ में, एक तो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स भी रहेगा और उसका कनेक्शन रहेगा अध्यात्म से, स्पिरिचुअलिटी से। तो यहाँ पे जो मेटा शब्द है स्पिरिचुअलिटी के लिए लिया गया है। एब्स्ट्रैक्ट तो बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो लिया गया है एब्स्ट्रैक्ट चीज स्पिरिचुअलिटी के लिए। स्पिरिचुअल लव जिसे हम कहते हैं, उसी को हम यहाँ पे ट्रू लव भी कहेंगे, उसी को हम प्लेटोनिक भी कहेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे। तो इनकी जो पोएट्री है, ये सारे राइटर्स की, इसमें ट्रू लव के बारे में बात किया गया है, सारे किसी का भी देख लेंगे। नेक्स्ट नाम लिख लीजिए, जॉन डन हो गया, रिचर्ड क्रेसा, ठीक है, हेनरी वागन,
ठीक है, एंड्रू मार्वेल, एंड्रू मार्वेल भी इनकी जो पोएट्री है इसको कार्पे डाइम भी कहते हैं, क्योंकि कार्पे डाइम मैंने एक टर्म बताया था, DIEM, कार्पे डाइम, मतलब जो कहते हैं ना, अब हिंदी में जो भी कहते हैं उसका अर्थ यह है कि समय बहुत तेजी से भाग रहा है। ठीक है, जैसे कभी कभी आपको महसूस होता होगा कि हम इतने बड़े हो गए, इतने साल निकल गए मेरी जिंदगी के, ठीक है, अभी आप कोई जॉब आप करेंगे, दिन भर इतना व्यस्त रहेंगे जॉब में, कब 5 साल आपके जॉब में निकल जाएंगे पता नहीं चलता है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं बताऊँ 27 ईयर्स मेरी सर्विस चल रही है, 27 ईयर्स, लगता नहीं मुझे कि मैं 27 साल से नौकरी कर रहा हूँ। ठीक है, और गवर्नमेंट जॉब होगी तो लगता नहीं, क्यों इतना समय इतना तेजी से निकलता है। तो जो समय बहुत तेजी से निकल रहा होता है उस थीम को आधार बना के जब पोएम लिखे जाते हैं तो उसको कहते हैं कार्पे डाइम थीम, कार्पे डाइम। ठीक है, जहाँ पे टाइम इज स्प्लिटिंग फास्ट, मतलब बहुत समय बहुत तेजी से निकलता जा रहा है। तो एंड्रू मार्वेल की पोएम्स काफ़ी फेमस है इसके लिए। एक पोएम उनकी टू हिज स्क्वायर मिस्ट्रेस काफ़ी फेमस है, वो पोएम इसी के लिए ही। जॉर्ज हर्बर्ट, देन जॉन डन हो गया, रिचर्ड क्रेसा, हेनरी वागन, एंड्रू मार्वेल, जॉर्ज, जॉन क्लीवलैंड, अब्राहम काउले, जॉन क्लीवलैंड, ठीक है, अब्राहम काउले, एंड थॉमस ट्रेहार, सॉरी थॉमस ट्रेहार, TREHERLE, COWLY। देखो एग्जाम में यही आएगा कि हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू मेटाफिजिकल पोएट्री। ठीक है, ये 4-5 नाम है, कौन सा नाम, डन तो याद ही रहेगा। इसमें रिचर्ड क्रेसा, हेनरी वागन, एंड्रू मार्वेल, जॉर्ज हर्बर्ट, जॉन क्लीवलैंड, थॉमस काउले और अब्राहम काउले, थॉमस ट्रेहर, ये 6-7 नाम है, इनके अलावा कोई नहीं है। तो अगर रट लेंगे तो 1 नंबर MCQ कंफर्म आपका, और इससे 1-3-4 MCQ बनते हैं। हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ इंग्लिश मेटाफिजिकल पोएट्री, दूसरा बनेगा हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू मेटाफिजिकल पोएट्स। ठीक है, कि कौन निम्न से कौन सा मेटाफिजिकल पोएट नहीं है। तो 4-5 नाम अगर आपको क्लियर है तो आप कर लेंगे। ठीक है, ये 3-4 क्वेश्चन इससे बनते हैं ठीक से, जो बनेगा। TRA नहीं, TRE है, गूगल पे नहीं, ये ई होना चाहिए, ट्रेहर में है, बुक में ई है, गूगल पे ए जी के पास सब क्या रखा है? ये चाहिए RNE, ट्रेहर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो मेटाफिजिकल पोएट्री होगा उसका थीम प्लेटोनिक लव होगा। ठीक है, प्लेटोनिक लव मीन्स ट्रू लव या स्पिरिचुअल लव। तो ज़्यादातर उसको टर्म मिलेगा आपको यहाँ पे प्लेटोनिक या स्पिरिचुअल। ठीक है, सो वी कैन गो फॉर अवर पोएम।